फॉलोइंग फिगर शोज क्रॉस सेक्शन थ्रू 3 लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड मटेरियल। लेंथ सेम है और मटेरियल सेम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ एजेस लेंथ एज शोन। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, पहला जो है वो सॉलिड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, और दूसरा और जो तीसरा है या सी वाला जो है वो सॉलिड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, और बी और ए जो है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है बट वो हॉलो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ठीक, और ये कह रहे हैं कंडक्टर बी विल फिट स्नगली इनटू कंडक्टर ए। बी को ए में फिट कर सकते हैं, इसका मतलब ए का जो एम्प्टी स्पेस वाली साइड होगी ये √2 के बराबर होनी चाहिए। और कह रहे हैं सी को बी में फिट कर सकते हैं, वो तभी हो सकता है जब बी की जो एम्प्टी स्पेस वाली साइड होगी ये ए के बराबर होगी। तो इससे क्या हमें इनके क्रॉस सेक्शन एरिया पता लग जाएंगे। रेजिस्टिविटी तीनों की सेम है, लेंथ तीनों की सेम है, एरिया निकाल सकते हैं। तो जो ए का एरिया होगा वो सिंपली साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, जो बी का एरिया होगा वो होगा पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस हॉलो स्क्वायर का एरिया। तो पूरे स्क्वायर का एरिया होगा √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स, और ये अंडर रूट जो है ना वो सिर्फ यहाँ तक होगा, ठीक है ना, ए जो है ना वो बाहर होगा, यहाँ अंडर रूट सिर्फ यहाँ तक होगा, ए जो है वो बाहर होगा। ठीक, तो इसका एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया होगा 2a स्क्वायर माइनस अंदर वाला एरिया माइनस करेंगे ए स्क्वायर, तो इसका एरिया भी आ गया ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम ए वाले वायर का एरिया निकालेंगे, ए वाले कंडक्टर का एरिया निकालेंगे, तो आउटर एरिया हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर माइनस इनर एरिया होगा 2a स्क्वायर, तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ए बी सी तीनों की लेंथ सेम है, तीनों का मटेरियल सेम है, और तीनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी सेम है। इसका मतलब तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 एंड α2। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं और टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 और α2 है। दे आर जॉइंड इन सीरीज, देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ रहे हैं कितना होगा, सीरीज में जोड़ रहे हैं। ठीक, तो दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो अभी इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा R नेट, तो वो सिंपली होगा R1 प्लस R2। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है पहला वाला वो हो जाएगा R1 डैश, R उसकी वैल्यू होगी R1 1 प्लस α1 डेल्टा टी, और जो R2 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R2 टाइम्स 1 प्लस α2 डेल्टा टी। तो अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अब जो नेट रेजिस्टेंस होगा R नेट डैश लिखता हूं मैं इसको, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो वो जाएगा R1 टाइम्स 1 प्लस α1 डेल्टा टी, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस R2 टाइम्स 1 प्लस α2 डेल्टा टी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये नया नेट रेजिस्टेंस है और ये पुराना नेट रेजिस्टेंस है, ये नया नेट रेजिस्टेंस है। तो नया नेट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए पुराना जो नेट रेजिस्टेंस था इनटू 1 प्लस अल्फा नेट डेल्टा टी। अगर हम पूरे रेजिस्टेंस में ये फॉर्मूला अप्लाई करें कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा टेम्परेचर बढ़ाने से पहले का इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा नेट डेल्टा टी। ठीक, और वो किसके बराबर आ रहा है, और वो आपका इसके बराबर, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये R1 प्लस R2 एक तरफ कर लेते हैं हम, प्लस R1 अल्फा1 डेल्टा टी, या ये R1 और R2 यहाँ से ले लिए, यहाँ से R1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर R2 यहाँ से आ गया, फिर R1 अल्फा1 डेल्टा टी यहाँ आएगा और R2 अल्फा2 डेल्टा टी यहाँ आएगा, तो इसमें से डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जो बनेगा आपका वो बनेगा R1 अल्फा1 प्लस R2 अल्फा2 इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब सेटल करेंगे, ये अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो आर नेट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर नेट खुद क्या होता है, तो वो होता है R1 प्लस R2। तो एक तो ये R1 प्लस R2 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, और प्लस ये आ जाएगा R1 प्लस R2 टाइम्स अल्फा नेट डेल्टा टी, डेल्टा टी। और इस तरफ भी क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 एक तरफ तो ये है ही है, प्लस डेल्टा टी के साथ वो एक फैक्टर, ये पूरा का पूरा फैक्टर इंटू डेल्टा टी आ रहा है। तो ये R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो अल्फा नेट मिलेगा आपका, तो ये आएगा R1 अल्फा1 प्लस R2 अल्फा2 डिवाइडेड
बाई R1 प्लस R2। ये आपका आएगा सीरीज में नेट इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Two wires of equal diameters of resistivity ρ1 and ρ2 and length L1 and L2 respectively are joined in series। डायमीटर इक्वल है, इसका मतलब एरिया भी बराबर होगा। इक्वलेंट रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, दो वायर हैं, इस तरह से बना लेते हैं। मान लिया एक वायर ये है और ये मान लिया दूसरा वायर है। ठीक, इसकी रेजिस्टिविटी है ρ1, लेंथ है L1, इसकी रेजिस्टिविटी है ρ2, लेंथ है L2। ठीक, एरिया जो है वो दोनों का सेम है। इसका एरिया जो है वो A होगा और इसका भी एरिया जो है वो A होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं तो कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सिंगल वायर बनाएं, जिसका एरिया तो A ही हो लेकिन जिसकी टोटल लेंथ L1 प्लस L2 के बराबर हो, और अगर उस सिंगल मटेरियल के वायर का नेट रेजिस्टेंस ऊपर वाले दोनों वायर के नेट रेजिस्टेंस के बराबर हो, तो सिंगल मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी उसी को हम बोलेंगे नेट रेजिस्टिविटी। ठीक, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं फिर। आर नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 के बराबर होगा। सीरीज में यही होता है। सारी वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। आर नेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा रो नेट, एल कितना जाएगा? L1 प्लस L2 अपॉन ए। तो जो एरिया आएगा वो ए बनेगा आपका। R1 कितना होगा? तो हो जाएगा ρ1 L1 अपॉन ए, और R2 जो होगा वो हो जाएगा ρ2 L2 अपॉन ए। अब सिंस एरिया जो है वो सेम है तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो रो नेट का फॉर्मूला बनने वाला है वो आने वाला है ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये इफेक्टिव रिजल्ट आ जाएगा, ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। In the arrangement of resistances shown below, the effective resistance between point A and B, A और B के बीच में effective resistance पूछ रहे हैं कितना होगा। तो ये जो सिचुएशन है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की है जिसका हॉरिजॉन्टल में एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि 5 और 10 का रेशियो जो है वो 1:2 है। इसी तरह से 10 और 20 का रेशियो भी 1:2 है। इसी तरह से 15 और 30 का रेशियो भी 1:2 है। तो ये करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंसेज हैं वो उनका रेशियो सेम है। ठीक है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2, R3 अपॉन R4 इक्वल टू R5 अपॉन R6, ये सब बराबर चल रहे हैं। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो गया। इसी तरह से इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? यूजलेस हो गया। तो बात ये बनी कि ऊपर के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, नीचे के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में, आपस में वो पैरेलल में। तो ऊपर टोटल कितना बनेगा? तो ऊपर टोटल बनेगा 30, नीचे बनेगा 60। 30 और 60 का पैरेलल में आ जाता है 20 ओम। A network of 9 conductors connects 6 points A, B, C, D, E and F। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क है। दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। ठीक, और उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन है, सारे रेजिस्टेंस मेंशन। हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना ए और डी के अबाउट, यानी एक टर्मिनल आपका ए से कनेक्ट होगा बैटरी का और एक टर्मिनल डी से कनेक्ट होगा, इसके अबाउट हमें निकालना है। तो इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये समझने वाली है कि मान लिया मैंने ए से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, डी से नेगेटिव। तो ए से मान लिया कुछ करंट एंटर कर रही है आई, तो सिमेट्री के हिसाब से करंट जो है वो बराबर बराबर बटेगी। ठीक है, कौन सी ब्रांचेज में? एक ब्रांच तो एडी वाली है, एडी में कुछ करंट जाएगी, ठीक है, वो तो अलग ही है। और बाकी जो करंट बचेगी वो ए बी ब्रांच और ए सी ब्रांच में बराबर बराबर बटेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधी आधी करंट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से जो करंट एंट्री कर रही है ए पॉइंट पे, तो देखो ए पॉइंट से 3 टर्मिनल कनेक्ट हैं, ए से बी कनेक्ट है, ए से सी कनेक्ट है और ए से डी कनेक्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी करंट ए से डी में जाएगी वो तो जाएगी जाएगी। उसके अलावा जो अब जो करंट बचेगी, रिमेनिंग करंट, वो ए बी ब्रांच में और ए सी ब्रांच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्यों? क्योंकि डायग्राम जो है वो सिमेट्रिक है दोनों साइड से। ऐसा नहीं है कि बी की तरफ ज़्यादा करंट चली जाए, सी की तरफ कम जाए। ऐसा नहीं होगा कि सी को ज़्यादा मिल जाए और बी वाली ब्रांच में कम जाए, ऐसा नहीं होगा। पूरी सिमेट्री मेंटेन्ड है, तो दोनों तरफ बराबर करंट जाएंगी। और अगर दोनों तरफ बी और सी में बराबर करंट पहुंचेंगी तो बी और सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। बी का पोटेंशियल रेजिस्टेंस सेम है, करंट भी सेम है, तो बी और सी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो बी और सी के बीच में ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है ये यूजलेस हो जाएगा।
ठीक, तो ये रेजिस्टेंस आपका यूजलेस हो जाएगा। इसी तरह से अब समझते हैं, अगर इस ब्रांच जब टोटल करंट आई जा रही है तो वापस भी आई आएगी, ठीक है। अब वो आई कहाँ से आएगी, डी जंक्शन से आएगी। अब डी जंक्शन किस किस से कनेक्ट है, ये तो ए से कनेक्ट है, कुछ ई से कनेक्ट है और एफ से कनेक्ट है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ए से करंट आएगी वो तो आएगी ही आएगी, बाकी जो रिमेनिंग करंट होगी वो आधी ई की तरफ से आएगी और आधी एफ की तरफ से आएगी, क्योंकि ई और जो एफ हैं वो सिमेट्री में मेंटेन्ड हैं, तो आधी करंट ई से मिलेगी, आधी नहीं, मतलब आई करंट में कुछ हिस्सा तो वो होगा जो 2 ओम वाले से निकल के आएगा, उसके बाद जो करंट बचेगी उसका आधा आधा बराबर होगा, उसका आधा ई से आएगा और आधा ही कहां से आएगा, एफ से आएगा। तो इसका मतलब ई और एफ भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, और अगर ई और एफ सेम पोटेंशियल पे हैं तो उनके बीच का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हटा देते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास डायग्राम क्या बना। ये टर्मिनल ए है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, ये डी है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम। एक तरफ ये है 1 2 1, और बिल्कुल ऐसा ही इधर भी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम, और फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम। ये आपका सेटअप है। तो अब करेंगे कैसे, ये तीनों आपके सीरीज में आ गए, तो ये 4 ओम हो जाएगा, ये तीनों भी सीरीज में आ गए, ये भी 4 ओम हो जाएगा, और फिर ये और ये तीनों आपस में पैरेलल में होंगे, ठीक। तो ये 4 ओम यहाँ हो गया, 4 ओम यहाँ हो गया और 2 ओम यहाँ हो गया, तो इसका नेट आंसर जो आ जाएगा वो 1 ओम मिल जाएगा आपको। सो योर आंसर इज बी पार्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन ए फिगर। ठीक है, 1 ओम सारी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस है, और ए और बी के अबाउट नेट रेजिस्टेंस हमें बताना है। सारी ब्रांचेस के अबाउट जो है वो 1 ओम जो है वो नेट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ खास बात ये है कि ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम आपस में सीरीज में है, तो 1 और 1 का कितना हो जाएगा, 2 ओम, और ये 2 ओम और ये 1 ओम पैरेलल में है, तो ये 2 और 1 का हो जाएगा 2/3। तो अब जो डायग्राम दिखेगा वो रिलेटिव, और ऐसी ये प्रोसेस हम इधर भी चला लेंगे, इसमें भी चलाएंगे, इसमें भी चलाएंगे, इसमें भी चलाएंगे और इसमें भी चलाएंगे। तो अब जो डायग्राम बनेगा उसमें सिर्फ एक हेक्सागन दिखेगा आपको, इस तरह से। ये वाला कितना हो गया आपका 2/3, ये सारे 2/3 हो जाएंगे, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये वाला भी 2/3 हो गया और ये वाला भी 2/3 हो गया। बाकी जो अंदर वाले हैं वो सारे 1 हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सारे जो लगे हैं ये सारे 1 हैं, और हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अबाउट। तो ए टर्मिनल यहाँ है और बी टर्मिनल यहाँ है। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो हम इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह से तोड़ लेते हैं, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको, और ऐसे इसको भी यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, और इस तरह से ये सिचुएशन हो जाती है। और कहने का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट अगर हम नाम रखें 1 2 3, इनके नाम रखते हैं, इसका नाम P, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम R, ये आपस में कनेक्टेड थे, अब मैंने ब्रेक कर लिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो P Q R हैं ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं या परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं। जैसा डायग्राम इधर है वैसे ही डायग्राम इधर है, तो इन सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और वो पोटेंशियल ए और बी के पोटेंशियल का एवरेज होगा, ठीक। और सेम पोटेंशियल से पॉइंट को आप कनेक्ट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। पहले से कनेक्टेड है तो रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव्ड है तो कनेक्ट भी कर सकते हो। कोई स्पार्क नहीं होगा, कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन ऐसा करने से हमारे क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये 1 और ये 1 आपस में आ गए सीरीज में, और उसके साथ 2/3 कहाँ गया, पैरेलल में। इसी तरह से ये 1 और ये 1 किस में आ गए, सीरीज में, और 2/3 कहाँ गया, पैरेलल में। और इसी तरह से ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में किस में आ गए, आपके सीरीज में, ठीक। तो ये 1 और ये 1 आपके किस में है, सीरीज में, उसके साथ 2/3 पैरेलल में, और ये टोटल जो आएगा उसके साथ ये 2/3 और ये 2/3, ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। इसी तरह से नीचे वाली ब्रांच और इसी तरह से बीच वाली ब्रांच जोड़ लेनी है, और फिर ये तीनों ब्रांच आपस में किस में आ जाएंगी, पैरेलल में। तो आप सारे सॉल्व करोगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा। Five 1 ohm resistors are connected as shown in a figure. The resistance in the connecting wires are negligible. The equivalent resistance between A and B.
ए एंड बी। तो अब यहाँ कुछ बनाया तो नहीं है, लेकिन टर्मिनल्स क्लियर हैं कि एक टर्मिनल ये होगा ए और एक टर्मिनल ये होगा बी। ठीक है, बाकी सी एंड डी जो है वो मैंशनड है। तो देखते हैं नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले मैंने यहाँ एक टर्मिनल बनाया ए, अब देखते हैं ए से क्या क्या कनेक्टेड है आगे जाके। तो ए से एक तो ये 1 ओम कनेक्टेड है, 1 फर्स्ट वाला कनेक्टेड है ए से, और ए से ही ये ब्रांच आगे जाके सेकंड भी कनेक्टेड है और थर्ड भी कनेक्टेड है। तो बनाता हूँ मैं, ए से एक तो आपका फर्स्ट कनेक्टेड है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, एक आपका सेकंड कनेक्टेड है और एक आपका थर्ड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सारी 1 ओम के हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बस नाम है उनके। जो फर्स्ट कनेक्टेड है, ढंग से समझना, जो फर्स्ट कनेक्टेड है वो आगे जाके सी से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट का ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट होगा आपका सी। जो सेकंड कनेक्टेड है, सेकंड भी आगे जाके सी से ही कनेक्टेड है, तो सेकंड वाला भी जो है वो किससे कनेक्टेड है, इस तरह से सी से कनेक्टेड है। बाकी जो थर्ड वाला है वो आगे जाके फोर्थ से कनेक्टेड है, और फोर्थ आगे जाके डी से कनेक्टेड है, और सी और डी एक ही पॉइंट है, यानी जो सी पॉइंट है वही पॉइंट क्या है आपका डी है, अलग अलग नहीं है। तो थर्ड वाले को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड वाला जो है वो आगे जाके फोर्थ वाले से कनेक्टेड है। ठीक है, तो थर्ड वाले के आगे मैंने यहाँ पे ये फोर्थ वाला बना दिया, फोर्थ रेजिस्टेंस। ठीक, और फोर्थ का जो दूसरा टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, डी से। तो फोर्थ का दूसरा टर्मिनल ये डी से कनेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन इसमें एक वायर है जो इनके बीच में से जा रहा है, और वो वायर जो है वो बी से कनेक्टेड है। तो एक वायर ये जो है यहाँ, ये जो बीच से जा रहा है ये वायर, और ये वायर आगे जाके किससे कनेक्टेड है, ये बी टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब एक और रेजिस्टेंस बचता है फिफ्थ जो है वो बी और डी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये आपका डी था, तो यहाँ से ये बी और डी के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसका नाम मैंने रख दिया फिफ्थ। तो इस तरह का ये सेटअप है। अब हमसे नेट रेजिस्टेंस पूछा गया ए और बी के अबाउट। तो अब जब ये बन गया तो अब बहुत ही सिंपल है, ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे आपके, ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो 1 और 1 का हाफ हो जाएगा, और ये दोनों भी किस में आपके पैरेलल में, तो 1 और 1 का हाफ हो जाएगा। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। ये टर्मिनल हो गया ए, इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है 1/2 ओम, जो आगे जाके ये दोनों पॉइंट्स के नाम क्या हैं, सी या डी, कुछ भी कह सकते हो आप इससे। उसके बाद दूसरा यहाँ से जो कनेक्टेड है वो एक है 1 ओम का, ये थर्ड रेजिस्टेंस है ये वाला, ये। और ये जो है ये टर्मिनल जो है वो आपका बी है, और ये दोनों 1 और 1 कितने हो जाएंगे, हाफ, वो बी और सी डी के बीच में कनेक्टेड है। इस तरह से हो गया ये हो गया हाफ। हमें ए और बी के अबाउट निकालना है, तो अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में आते ही हो जाएगा 1 ओम, और ये 1 ओम और ये 1 ओम आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 ओम। तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको डी पार्ट। ये क्वेश्चन भी वही है जिस जो अभी हमने किया था, तो कि दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें एक ट्राइंगल अंदर था और एक ट्राइंगल बाहर था, और इस तरह से यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था। ये सेम ही क्वेश्चन है। देखिए एक ट्राइंगल, इसमें गौर से देखो, एक ट्राइंगल है ए बी ई, एक ट्राइंगल ए बी ई है, और एक ट्राइंगल है आपका डी सी एफ ट्राइंगल है। तो एक छोटा वाला ट्राइंगल मान लेते हैं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल मान लेते हैं, और हर टर्मिनल से हर टर्मिनल कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, और यहाँ से भी कनेक्ट है। इसमें भी ई और एफ के बीच में बैटरी लगाई है, और वहाँ पे भी जब हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला था वो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस निकाला था। और खास बात ये थी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया था, तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो गया, और इसी तरह से इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया था, तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो गया। तो इसमें भी ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में किस में आ जाएंगे, सीरीज में, और ये तीनों रेजिस्टेंस भी आपस में किस में आ जाएंगे, सीरीज में। ठीक, और ये नेट और ये बीच वाला रेजिस्टेंस और ये नेट, ये तीनों आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो अगर आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, नेट करंट मिल जाएगी, वो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आप खुद कर लेना। एडी ब्रांच में पूछा है करंट कितना होगा, तो एडी ब्रांच में आप करंट आसानी से निकाल सकते हो, बिना नेट रेजिस्टेंस भी निकाले भी करंट निकाल सकते हो। एडी ब्रांच में 5 ओम रेजिस्टेंस ये है, 5 ओम ये है, 5 ओम ये है, तो टोटल 15 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा 6/15, दैट मीन्स 2/5, 0.4 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो करेगा उस ब्रांच में। तो ये था आपका 8th क्वेश्चन।
नाइन्थ में कह रहे हैं कोई अरेंजमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं ओ और ए के बीच में। देखते हैं क्या है डायग्राम। हमें इसमें ओ और ए के अबाउट नेट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी एक टर्मिनल जो है वो ओ है और एक टर्मिनल जो है वो ए है। ठीक है, तो बना लेते हैं। एक टर्मिनल ये मैंने बनाया ओ, ठीक है, ये ओ है, ओ वाला टर्मिनल है ये, और एक टर्मिनल मैंने बनाया ए, ये ए वाला टर्मिनल है। अब जरा बनाते हैं और सारे कनेक्ट करते हैं। पहले तो ओ और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाए, और ये सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो 2 ओम के, मैं आर मान के कर ले रहा हूँ। ठीक है, देख लेना क्वेश्चन में लिखा है कि नेट सारे रेजिस्टेंस कितने कितने ओम के हैं। ठीक, अब ओ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है सी पे, ओ से एक कनेक्ट है बी में, ओ से एक कनेक्ट है डी में, ओ से एक कनेक्ट है ए में। तो ए वाला तो हमने ये बना लिया। अब बी और डी जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं। तो बी और डी को मैं एक साथ ही बना दे रहा हूँ एक ही जगह, तो वो मैंने यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, ये बी है और यही आपका डी है। तो ओ से एक बी कनेक्ट है, ओ से एक डी कनेक्ट है, तो ओ से एक बी कनेक्ट हो गया और ओ से एक डी कनेक्ट हो गया। ठीक, अब ओ से एक रेजिस्टेंस जो है वो सी में कनेक्टेड है, तो एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ बनाया ये सी। अब सी से भी 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, एक बी में है और एक डी में, जबकि बी और डी तो सेम ही पॉइंट है, तो यहाँ से भी फिर हम 2 रेजिस्टेंस दिखाएंगे। सी से एक रेजिस्टेंस जो है वो बी में कनेक्ट है और एक रेजिस्टेंस जो है वो डी में कनेक्ट है। सारे आर मान के चल रहे हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सारे आर हैं। अब बात आती है ए से। ए से भी 2 रेजिस्टेंस और हैं, एक बी में कनेक्ट है, एक डी में कनेक्ट है, जबकि बी और डी सेम पॉइंट है, तो एक बी में कनेक्ट हो गया और एक आपका डी में कनेक्ट हो गया। तो ये आपका डायग्राम बना। और नेट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? ये आर और आर आर बाई 2 हो जाएगा, ये आर और आर आर बाई 2 हो जाएगा, ये आर और आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक, फिर ये आर बाई 2 और ये आर, ये 3 आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये बना आपका, ये आर है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ऊपर वाली ब्रांच में जो है वो 3 आर बाई 2 हो गया। ये कौन सा है? ये आपका आर बाई 2 ही है, और ये वाला भी कौन सा है? ये भी आपका आर बाई 2 ही है। ठीक, अब कैसे करेंगे? अब ये 3 आर बाई 2 और आर बाई 2 आपके पैरेलल में है, और उसका जो भी नेट आंसर आएगा वो इस आर बाई 2 के साथ सीरीज में है, और उसका भी जो नेट आंसर आएगा वो इस आर के साथ पैरेलल में है। तो थोड़ी सी मेहनत करो और आपको एक आंसर मिल जाएगा। सेवन रेजिस्टेंसेज हैं और जिस तरह से कनेक्टेड हैं वो दिए हैं, और ए और बी के अबाउट नेट रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक, तो सबसे पहली बात ये है कि ये दोनों आपके जो हैं वो किस में हैं? वो पैरेलल में। ठीक, ये दोनों जो हैं वो किस में? आपके पैरेलल में। ठीक, तो बनाते जाते हैं, और ये दोनों भी किस में हैं? आपके पैरेलल में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। तो ये है आपका टर्मिनल ए, तो ये 10 और 10 तो ये हो गए 5 ओम। फिर यहाँ पे एक कनेक्टेड है ये 5 ओम, और यहाँ एक कनेक्टेड है ये 8 ओम, यहाँ एक कनेक्टेड है 3 ओम, और ये 6 और 6 भी कितने हो जाएंगे? आपके 3 ओम हो जाएंगे, और ये टर्मिनल हो गया आपका बी। ठीक है, इस तरह की ये सिचुएशन है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ढंग से बनाऊं मैं, तो आपको ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे? समझो जरा। ये मान लिया ए है, ए से 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक 5 और एक 5। तो एक 5 मैंने ऊपर बनाया और एक 5 मैंने नीचे बनाया। ठीक, इस 5 के दूसरे टर्मिनल से और इस वाले 5 के दूसरे टर्मिनल के बीच में 8 ओम कनेक्टेड है, तो ये 8 ओम हो गया। इस 5 के आगे, इस टर्मिनल से आगे एक 3 ओम कनेक्टेड है, तो यहाँ मैंने ये 3 ओम बना लिया। और इसी तरह से इस 8 के दूसरे टर्मिनल से भी 3 ओम कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ एक 3 ओम बना लिया, और इन दोनों का कनेक्शन ये पॉइंट बी से मिल रहा है। अब आप बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। 5/5 इज इक्वल टू 3/3, तो ये 8 ओम जो है वो बेकार हो गया, यूजलेस हो गया। तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और इनको पैरेलल में कितना आंसर आ जाएगा? 4 ओम। तो ये बनेगा आपका आंसर बी पार्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द वायर्स बिटवीन 2 एडजेसेंट डॉट्स इज आर। ठीक है, हर 2 डॉट के बीच का रेजिस्टेंस आर है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं ए और बी के बीच में कितना होगा। तो पहली कुछ चीज़ें क्लियर हैं, जैसे ये आर है, ये आर है, ये दोनों सीरीज में होंगे, तो ये 2R हो जाएगा। 2R के साथ ये R पैरेलल में होगा, तो ये 3R/2 हो जाएगा। तो ये 3R/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 3R/2 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे भी 3R/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3R/2 हो जाएगा। बट यहाँ 3R/2 नहीं होगा, क्योंकि एक टर्मिनल ए से कनेक्ट है और एक टर्मिनल बैटरी का बी से कनेक्ट है। तो ये दोनों क्या सीरीज में है? ये और ये सीरीज में नहीं है। ठीक,
तो देखें अब थोड़ा इफेक्टिव डायग्राम क्या बना। ये आर और ये टर्मिनल हो गया आपका ए, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये भी क्या है आपका आर है। ठीक, इस तरफ देखते हैं तो ये आर और आर, 2R के साथ आर जो है वो 3R/2 और ये 3R/2 और ये 3R/2 आपस में सीरीज में, 3R/2 प्लस 3R/2 हो गया 6R/2, मतलब टोटल 3R हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस वाली ब्रांच में टोटल हो जाएगा 3R। इसी तरह से इधर वाली ब्रांच में भी टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3R, और ये टर्मिनल है आपका B। अब आप गौर से देखो क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना कि नहीं बना, तो ये बिल्कुल बन गया, क्योंकि R/3R इक्वल टू R/3R, तो ये बीच वाला R क्या हो जाएगा आपका यूजलेस हो जाएगा, और जैसे ये यूजलेस हुआ तो इन दोनों का टोटल हो गया 4R। इसी तरह से इन दोनों का भी टोटल कितना हो जाएगा 4R, और 4R और 4R पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें, ये R और R 2R और 2R के साथ जो R था वो 2R/3 होगा, 3R/2 नहीं होगा। 2R/3 और 2R/3 2R/3 सीरीज में हुए तो 4R/3 बनेगा, तो ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये होगा आपका 4R/3 और ये भी कितना होगा 4R/3। और जब ये 4R/3 और 4R और R ये सीरीज में आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4R/3 प्लस R, तो ये बनेगा 7R/3। तो इस तरफ भी कितना हो जाएगा 7R/3, और 7R/3 7R/3 आपके पैरेलल में होंगे, तो आंसर बनेगा आपका 7R/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी पार्ट बनेगा ये। ठीक है, ये गलत हो गया, ये बी पार्ट आंसर बनेगा आपका, 2R नहीं होगा, 7R/6 बनेगा। In the figure, the value of resistors to be connected between C and D so that the resistance of the entire circuit between A and B does not change with the number of elementary sets used in। ठीक है, सिचुएशन यहाँ रिपीटिशन है, कैसे R R R रिपीटिशन, फिर R R R रिपीटिशन, फिर R R R रिपीटिशन, इस तरह से रिपीटिशन है R R R, और ये यूनिट्स बहुत सारी टाइम्स जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं। अब सवाल ये कह रहे हैं कि C और D के बीच में हम क्या रेजिस्टेंस लगाएं R', ताकि फाइनल आंसर इस बात पे डिपेंड ही ना करे कि आपने कितनी यूनिट्स लगाई हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों किस में आ जाएंगे आपके सीरीज़ में, और उसके साथ R ये किस में है पैरेलल में, और ये तीनों सीरीज़ में है, उनका नेट के साथ ये R पैरेलल में, इन सबका जो टोटल नेट है अगर वो फिर से R' आ जाए तो क्या डायग्राम फिर से रीअपियर हो जाएगा कि नहीं अपीयर हो जाएगा, फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी जो यहाँ सिचुएशन है, क्या वही सिचुएशन यहाँ दिखेगी कि नहीं दिखेगी। अभी यहाँ सिचुएशन ये है कि ये R है, ये R है और यहाँ R' लगा हुआ, तो वही सिचुएशन यहाँ दिखने लगेगी, ये R होगा, ये R होगा, और यहाँ पे भी नेट क्या बन जाएगा R'। ठीक, फिर वैसी सिचुएशन चलेगी इन तीनों का सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल में अगर फिर से R' आ जाए तो फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ R होगा, यहाँ R' होगा, यहाँ R होगा, और कितने भी यूनिट्स आप बार बार सॉल्व करते जाओ, हमेशा एट द एंड वो R' ही आता चला जाएगा। तो कितने यूनिट्स बीच में लगे थे उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, आपका आंसर जो एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। ठीक, तो बस वही पूछ रहे हैं कि वो कितना होगा। तो R' और R ये सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा 2R प्लस R', और 2R प्लस R' का पैरेलल में R के साथ अगर फिर से R' दे दे आपको, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा आपकी कितने यूनिट्स लगे थे, क्योंकि वो R' फिर से R' बनता रहेगा, एक एक यूनिट वो खाता जाएगा और R' आता जाएगा, फिर एक यूनिट खा लेगा, फिर R' आता जाएगा। ठीक, तो ये है इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व कर लेना, ये R' आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको आपको सॉल्व कर लेना, और यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक बनेगी और यहाँ से R' की आपको वैल्यू मिल जाएगी, और ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं नेट रेजिस्टेंस आपको बताना है ए और बी के अबाउट, बी टर्मिनल ये नीचे वाला था, तो जब ये ए और बी के अबाउट निकालना है तो जो रेजिस्टेंस एयर में है वो यूजलेस हो जाएंगे, ए से बैटरी कनेक्ट होगी और बी से बैटरी कनेक्ट होगी, तो जो हवा में लटके हुए रेजिस्टेंस है वो यूजलेस हो जाएंगे, यानी ये 2 ओम बेकार हो जाएगा, ये 1 ओम बेकार हो जाएगा, ये 10 ओम बेकार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों का जो नेट होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा, इसको गौर से देखो, इन दोनों का 1.8 और 2.2 का जो नेट होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो नेट बनेगा उसके दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट है रेजिस्टेंस लेस वायर से। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा यूजलेस होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल एक ही है, तो एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो फाइनल डायग्राम जैसा दिख रहा है वो ये दिखेगा, ये हो गया 2 ओम,
ये टर्मिनल ए है, उसके आगे यहाँ पे ये है 3 ओम, यहाँ है 4 ओम, और यहाँ पे है आपका 1 ओम, और ये यहाँ पे है आपका 2 ओम, ठीक है। और ये दोनों यहाँ कनेक्टेड हैं आपस में इस तरह से, और यहाँ पे है ये आपका 5 ओम, और ये टर्मिनल बी है। तो अब समझना बहुत आसान है, ये दोनों किस में आपके सीरीज़ में, 3 और 1 4 ओम हो जाएगा। फिर 4 और ये 4 और 2 ये तीनों पैरेलल में, तो इनका 1 ओम आ जाएगा, ये पूरा यूनिट 1 ओम बन जाएगी। 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम सीरीज़ में, तो नेट आंसर बनेगा आपका 8 ओम। The effective resistance between point P and Q of the electrical circuit shown in a figure। P और Q के बीच में नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो इसको गौर से देखो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्टिकल एक्सटेंशन है, 2R अपॉन 2R इज इक्वल टू R अपॉन R इज इक्वल टू 2R अपॉन 2R। तो इसका मतलब, या इसमें कह सकते हैं वर्टिकल सिमेट्री है इसमें, तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो सेम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और आपस में ये तीनों ब्रांच किस में आ जाएंगी आपकी, पैरेलल में। नेट रेजिस्टेंस निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब n रोज हैं, हर किसी में m सेल हैं सीरीज में, आर जॉइंड इन पैरेलल। मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। तो मैक्सिमम करंट कह रहे हैं, मैक्सिमम करंट हम इसमें से कब लेंगे, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज 24 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5 ओम। ठीक, तो जरा समझना है, मैक्सिमम करंट जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, ठीक, इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर भी डेसिपेट हो रही होगी। मैक्सिमम पावर डेसिपेट हो रही होगी, इसका मतलब पूरे सिस्टम का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो अगर एक लाइन में अगर n सेल्स लगे, एक लाइन में अगर m सेल्स लगे हैं, ठीक है, एक लाइन में कितने सेल्स लगे हैं, इस तरह से m सेल्स लगे हैं, और ऐसी कितनी रोज हैं, n रोज हैं, और हर का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो एक पूरी लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, mr। और ऐसी n रोज हैं, तो इन सबका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, mr/n। और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तब उसमें मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लिया हमने कैपिटल R। तो यहाँ m अपॉन n का रेशियो मिल गया आपको, दैट इज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। कैपिटल R है 3 ओम और स्मॉल r है 0.5 ओम, तो ये बनेगा 6। टोटल नंबर ऑफ सेल तो 24 हैं, लेकिन उनमें उनको ऐसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिनका रेशियो 6 हो जाए, ठीक है, तो वो होगा 12 और 2, ठीक है। एक रो में हम m की वैल्यू 12 आनी चाहिए और n की वैल्यू 2 आनी चाहिए। एक रो में हम 12 सेल लगाएंगे इस तरह से, और ऐसे कितनी रोज होंगी, ऐसे 2 रोज होंगी, ठीक। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट।